बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ मुस्कान BSc सेकेंड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी। ये प्रॉब्लम डायनेमिक्स ये है डायरेक्ट लीनियर मोशन चैप्टर से। एज्यूम दैट ए पार्टिकल falling freely under gravity can penetrate the earth without meeting any resistance। यानी हम इस बात को मानते हुए चल रहे हैं कि कोई पार्टिकल इस तरीके से फ्रीली गिर रहा है, यानी मुक्त रूप से ग्रेविटी के अंदर में, यानी अर्थ पर गिर रहा है। अर्थ उससे अपनी तरफ खींच रही, एक फोर्स लगा रही है और इससे गिरते गिरते वो पेनिट्रेट कर जाएगा, यानी अर्थ को जो है वो के अंदर घुस जाएगा विदाउट मीटिंग एनी रेसिस्टेंस। और इसके जब अंदर घुसेगा तो किसी भी रेसिस्टेंस, किसी भी विरोध का को सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी उसके लिए रास्ता होगी जिससे वो चल सकेगा। सिर्फ हमें ग्रेविटी को कंसीडर करना होगा। सो दैट ए पार्टिकल फैलिंग फ्रॉम द रेस्ट एट ए डिस्टेंस b from the center of the earth would on reaching the center acquire a velocity square root g a 2v minus 2a upon b, and the time to travel from the surface to the center of the earth is square root a upon g sin inverse square root b upon 3b minus 2a, where a is the radius of the earth and g is the acceleration due to gravity on earth surface। यहाँ पर बताया है कि जो g है वो एक्सेलेरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के सरफेस पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे रखी है, और a बताया कि अर्थ की रेडियस है। और हमसे कहा गया है कि हमें प्रूव करना है सो दैट ए पार्टिकल फैलिंग फ्रॉम द रेस्ट, कि अगर वो b डिस्टेंस से, यानी सेंटर से अगर b डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है और वो रेट से गिर रहा है, यानी उसमें कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है, सिर्फ इसे छोड़ा गया है, ऐसे करके पकड़ के छोड़ा गया है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यानी वो ज़ीरो होगी एट डिस्टेंस b, और b जो है वो ग्रेटर है ऐसे, यानी अर्थ की जो रेडियस, जैसे कि पहले भी देखा था कि ये रेडियस है, तो रेडियस से बड़ा है, यानी अर्थ के सरफेस से काफ़ी ऊंचाई पर होगा, और वहाँ से पार्टिकल को छोड़ा गया है। जो b डिस्टेंस बताई गई है वो सेंटर से हमें मेज़र करना है ऑफ द अर्थ के सेंटर से मेज़र करना है। बट ऑन द रीचिंग दी सेंटर, और इससे वो जब सेंटर पे पहुंचेगा पार्टिकल, जब फ्रीली b ऊंचाई से गिरेगा, तब वो सेंटर पे जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी स्क्वायर रूट GA 3b माइनस 2a अपॉन v होगी, एंड द टाइम टू बी ट्रेवल फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज स्क्वायर रूट a अपॉन g साइन इनवर्स रूट b अपॉन 3b माइनस 2a। और जो टाइम लगेगा अर्थ सरफेस से, यानी अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर तक जाने का, वो इतना होगा जो हम पहले बोल चुके हैं, तो इतना हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम होने चाहिए, कुछ लॉ मालूम होने चाहिए, जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ के बाहर अगर कोई पार्टिकल है तो उसके लिए जो रूल होंगे अलग होंगे, अर्थ के अंदर के लिए रूल अलग होते हैं, यानी हम इक्वेशन ऑफ जो मोशन लिखेंगे वहाँ पर अलग लॉ लगेगा, अर्थ के सरफेस के बाहर होगा और अंदर होगा तो अलग होगा। क्योंकि बताया गया कि ये अर्थ मान लें तो इसकी रेडियस बताई है कि a के बराबर है, इसका सेंटर जिसको हम o से अगर डिनोट कर दें, और अर्थ की रेडियस यहाँ पर a, तो b बताया गया a से बड़ा है, तो ये इससे ऊंचाई पर होगा। माना कि ये पॉइंट इसके सेंटर से अगर डिस्टेंस को नापा जाए तो यहाँ से लेके उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी वो हमें बताई गई b के बराबर है, अर्थ के सेंटर से यहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस b। तो पार्टिकल को इस पॉइंट से, माना इस पॉइंट का नाम a दे देते हैं, a से छोड़ा जाता है, जैसे कि शुरू में बताया गया है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है जिसको हम लोग dx/dt से डिनोट करेंगे वो 0 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट से छोड़ा जा रहा है पार्टिकल को, और b की वैल्यू a से ग्रेटर है। और हमने अभी जैसे बोला कि यहाँ पर जो होगा वो अलग होता है अर्थ के बाहर सरफेस के, और अर्थ के अंदर सरफेस के अंदर जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम अलग तरीके से अलग लॉ को के अकॉर्डिंग लिखेंगे।
तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो अगर डिस्टेंस जो नापी जाएगी वो ओ से नापी जाएगी। अगर हम ओ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इधर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी और इधर आएंगे तो एक्स की वैल्यू घटेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद नेगेटिव साइन के साथ में। यानी हम यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लिख देते हैं। आउटसाइड ऑफ अर्थ के लिए वो आपको याद रखना होगा कि आउटसाइड ऑफ अर्थ के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आउटसाइड द सरफेस, अर्थ के सरफेस के बाहर जो होगा सरफेस ऑफ द अर्थ, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के बाहर इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं d2x/dt² जो होता है वो इजिकल टू, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखें तो -μ/x², यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके यहाँ से डिस्टेंस कोई भी पॉइंट हो यहाँ पर से डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद नेगेटिव साइन जो है वो ये डिनोट कर रहा है कि हम अगर आगे की तरफ जाएंगे यानी इस सेंटर से दूर जाएंगे तो ये एक्स की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन जो एक्सेलेरेशन है वो यहाँ पर घटेगा। और साथ ही साथ जो है इससे जो वेलोसिटी होगी वो भी ये जो होगी यानी डायरेक्शन जो होगी यहाँ से ऊपर की तरफ अगर हम ले रहे हैं एक्स को तो जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी। तो ये साइन को डिनोट कर रहा है। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो बता रहा है कि एक्स की वैल्यू बढ़ने से ये तेज़ी के साथ घटेगा स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग। और माइनस साइन ये बता रहा है कि एक्स इस तरफ बढ़ रहा है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी अर्थ इसको नीचे की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, किसी पार्टिकल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऊपर से पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ आएगा, उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर म्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे क्योंकि हमें कुछ कंडीशंस पता है कि एक्सेलेरेशन पता है, इस सरफेस पे पता है। इस सरफेस पे हम लोग जानते हैं इस पॉइंट पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है यानी d2x/dt² की वैल्यू इस पॉइंट पर -g के बराबर है। और क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसकी, और इस पॉइंट पर जो x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 0 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ के a के बराबर हो जाएगी। तो एट लिख देंगे सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पर, और सरफेस ऑफ दी अर्थ के सरफेस पर हम लोग जानते हैं कि x की वैल्यू तो a के बराबर होगी और जो एक्सेलेरेशन होगा d2x/dt², इसकी वैल्यू -g के बराबर होगी। जैसे g के साइन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि एक्सेलेरेशन यानी ये चीज़ जो होगी वो x तो बढ़ेगा लेकिन g की वैल्यू घटेगी टाइम के साथ जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा। तो इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर दें यहाँ पर तो ये वैल्यू आ जाएगी -g = -μ/x²। और इस में से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से म्यू की लेकिन हमने यहाँ पर x की वैल्यू नहीं रखी, इक्वेशन नंबर 1 में हमें x बराबर a भी रखना था और इसका अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू मिल गई हमको a² × g। ये वैल्यू म्यू की उठा के इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर देंगे तो d2x/dt² की वैल्यू हो गई माइनस म्यू की, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 में a² g रख देंगे जो भी वैल्यू फाइंड करी थी अपान में x² हो गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो ऐसे हमें वेलोसिटी निकालना है क्योंकि हमें वेलोसिटी और टाइम दो चीज़ें फाइंड करना थी और ये अभी एक्सेलेरेशन। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये डिनोट कर रहा है कि dx/dt। अभी हमने एक टर्म बोला था वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर ये वेलोसिटी आ गई है।
तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में। ए स्क्वायर जी अपान, क्योंकि वेलोसिटी तो था नहीं कहीं पर, अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा ये वेलोसिटी यहाँ पर आ चुकी है, dx ओवर dt वेलोसिटी को डिनोट करता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, क्योंकि t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो रहा है, ये t यहाँ पर टाइम के लिए है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर 2 multiplying this equation by 2 dx over dt, ऐसे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स dx ओवर dt इंटू d ओवर dt और dx ओवर dt माइनस ए स्क्वायर जी तो कांस्टेंट है, इससे हम यहाँ पर पहले ये लिख ले रहे हैं, और 2 से मल्टीप्लाई किया वो वही लिख दें यहाँ पर, और 1/x स्क्वायर लिख दें ये वाला, और ये मल्टीप्लाई किया है dx ओवर dt वो हमने लिख दिया, क्योंकि 2 टाइम्स dy ओवर dx को हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो इसको तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर ये, और ये लिखे हुए हैं। अब इसको हम देखें इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम देखिए डिफ्रेंशिएट करें dx ओवर dt के होल अब स्क्वायर का, तो क्या होता है कि इसको हम t मान के डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे जाती है, और जितनी भी पावर इसकी होती है इसमें से एक कम होगा, यानी 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये चूँकि t नहीं है इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इतना, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम सोच रहे हैं कि इसको भी लिखा जाए, तो किस तरीके से हो सकता है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको, तब जाके इसको लिख सकते हैं, यानी किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि ये आ जाए। तो ये हम अगर 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि देखिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर देख लेते हैं, 1/x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए पहले तो x को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर जो होगी वो -1 हो जाएगी, और डिफ्रेंशिएशन करते हैं पावर आगे जाती है, और जितनी पावर होती है इसमें से एक माइनस हो जाता है, और पावर को प्लस करना है तो अपान में x स्क्वायर, तो ये हमारे पास अपान में x स्क्वायर मौजूद है, और साथ में माइनस भी मौजूद है, इसलिए हम इस माइनस को भी इसी के साथ में रखते हुए पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर जी को यहाँ पर लिख लेंगे, और जो माइनस है वो हम 1/x स्क्वायर के साथ लिख देंगे। एक स्टेप और बढ़ जाएगी लेकिन बात क्लियर हो जाना चाहिए, और 2a स्क्वायर जी इंटू ये जो -1/x स्क्वायर है इसको हम dy ओवर dt और 1/x यहाँ पर लिख देंगे, इसे लिखा जा सकता है d ओवर dt 1/x, क्योंकि अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको ऊपर ले जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं पावर आगे जाएगी, और इसका दोबारा यानी हम इधर इसको डिफ्रेंशिएट करके भी दिखा देते हैं, 1/x का डिफ्रेंशिएशन करना है इससे पावर -1 कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे जाएगी, जितनी पावर होगी इसमें से कम हो जाएगी, लेकिन ये एक t नहीं था x था, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx ओवर dt आएगा। अब इसको प्लस करना है तो -1/x स्क्वायर dx ओवर dt, तो इतनी वैल्यू को हमने इतना लिखा हुआ है, यानी 1/x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये चल रहा था किसके कुल d ओवर dt और dx ओवर dt का होल अब स्क्वायर के बराबर चल रहा था। अब दोनों तरफ हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग अगर हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो आपको मालूम है कि विद रिस्पेक्ट टू t करना होगा, विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हुए दिखा भी दे रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। डिफरेंसी इंटीग्रेट करना है d ओवर dt और dx ओवर dt का होल ऑफ स्क्वायर, हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो लिख दिया है, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले रहते हैं, ए स्क्वायर जी को बाहर ले लेंगे, और बाकी जो फंक्शन है यानी हमारा था जो भी उसको लिख देंगे d ओवर dt, और ये 1/x और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इससे क्या होगा कि dt से dt ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन से ये वाला d जो है वो हट जाएगा, ओनली हमारे पास बचेगा dx ओवर dt का होल ऑफ स्क्वायर और 2a स्क्वायर जी, ये भी dt से dt हट जाएगा, इंटीग्रेशन से ये d हट जाएगा, डिफरेंशिएशन तो बचेगा 1/x, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो
हम इसको C1 कह देते हैं, क्योंकि एक बार हमें और करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इसलिए पहले बार है तो C1 कह देते हैं। और इक्वेशन 1 हो चुकी है, तो इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं। और इस C1 जो कांस्टेंट हमने लिखा है, इस कांस्टेंट की वैल्यू उन कंडीशंस का यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं जो हमें पता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब शुरुआत हुई थी पार्टिकल के चलने की, तब वहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो थी। जैसे शुरुआत में फिगर बनाया था हमने, वहीं पर लिखा था, यानी ए पॉइंट जिसे नाम दिया था, वहाँ पर dx/dt पर जीरो, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू जो है वो आपको मालूम है कि यहाँ से डिस्टेंस नापी जा रही है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते b के बराबर रही है, क्योंकि ये डिस्टेंस b के बराबर है। तो ये इनिशियल कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कि जो फिगर बनाया है उस बेस पर हम कह सकते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमको पता है कि x की वैल्यू तो v के बराबर है, लेकिन जो dx/dt जो वेलोसिटी को डिनोट करती है वो वैल्यू बता दी गई ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर रेस से पार्टिकल गिरना शुरू करता है। तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर हम 2 में रख के हम C1 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू रखी, 0 का स्क्वायर इजिकल टू 2a² इंटू ये वैल्यू यहाँ पर x की जगह पर b पुट कर देंगे, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ट्रांसपोज करने पर -2a²g/b के बराबर ये C1 की वैल्यू आ गई। इस C1 की वैल्यू का इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ कर लें, यानी इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को रख दें, ताकि हमें वेलोसिटी किसी भी टाइम पर अगर फाइंड करना चाहें तो उसको हम निकाल सकें। 2a² इंटू 1/x माइनस C1 की वैल्यू ये रख देंगे 2a²g/b। अब इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, देख रहे हैं 2a² कॉमन है, तो 1/x माइनस 1/b इतना वैल्यू आ गई है dx/dt के होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है। अब हम यहाँ से इसको आगे b ले जाएंगे, मीन्स वेलोसिटी हमको मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पर जो वेलोसिटी है कितनी है, उस वेलोसिटी का हम यूज़ करते हुए इसको हम आगे, चूँकि फाइंड करना है हमें वेलोसिटी अर्थ के सेंटर पर वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें पता करना है। तो वो वहाँ तक जाने के लिए अर्थ के सेंटर वेलोसिटी पता करने के लिए पहले तो हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी मालूम करना चाहिए कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितने के बराबर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको हम लोग dx/dt से डिनोट करेंगे, वो v1 के बराबर हमने मान ली, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी होगी अर्थ के सरफेस पर। तो एट अर्थ सरफेस से इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 3, ताकि आगे चल के हम यूज़ कर सकें। एट अर्थ सरफेस एट द सरफेस ऑफ दी अर्थ के सरफेस पर हम लोग को पता है कि वहाँ पर x की वैल्यू a के बराबर है, और जो मान लेते हैं हमने जो वेलोसिटी है dx/dt उसको हमने v1 बोल दिया, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, इतना हमने किसको कह दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू को रखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 3 में जब वैल्यू रखेंगे तो v1² आ जाएगा 2a²g, और जहाँ पर vx है वहाँ पर हमें ए रखना होगा। तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमको मिली है, वो वेलोसिटी का स्क्वायर जो मिला है, यानी v1 की वैल्यू यहाँ से जब चाहेंगे तब फाइंड कर लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। ये अर्थ के सरफेस पर वेलोसिटी है, हालांकि अर्थ के सरफेस पर वेलोसिटी नहीं निकालना है, हमें निकालना है अर्थ के सेंटर पर वेलोसिटी, लेकिन ये तभी फाइंड कर सकते हैं जब उसके अंदर हमें और जाएंगे, तब यहाँ पर इस वेलोसिटी को फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी पता हो तभी निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रूल अलग होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का लॉ अलग होता है, अलग अलग लॉ के अकॉर्डिंग है। तो इसका कनेक्शन अब हमारा टूट जाएगा। अब अर्थ के अंदर का कनेक्शन आएगा, तो जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पर सारी चीज़ें मैं पता होना चाहिए, कितना एक्सेलेरेशन है और कहाँ पर कितनी वेलोसिटी है। तो एक्सेलेरेशन तो पता ही था कि कितना है g, यानी इसको अगर हम d2x/dt² की फार्म में लिखेंगे -g, और जो वेलोसिटी है उसको हमने v1 माना, और v1 की वैल्यू हम जब चाहेंगे इक्वेशन नंबर 4 से निकाल के रख देंगे, यानी हमें वे वैल्यू पता है, मालूम है। अब हमें क्योंकि वेलोसिटी या अब रूल चूँकि चेंज हो रहा है, हम अर्थ के अंदर अब जा रहे हैं, तो अब ये सेकंड यानी पार्ट शुरू हो गया, सेकंड यानी फेज़ शुरू हो गया है। क्योंकि फर्स्ट फेज़ जो था हमारे अर्थ के बाहर के बारे में बात करें, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अलग होता है, उसका रूल अलग होता है, और अर्थ के अंदर का अलग होता है। तो हम अर्थ के अंदर जाके वहाँ पर उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने वाले हैं, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वेशन द इक्वेशन
द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम अर्थ के अंदर लिख रहे हैं, इनसाइड द अर्थ, यानी इस बात को मानते हुए कि अर्थ में कोई एक सुरंग है जिसमें पार्टिकल आसानी से चल सकता है बिना किसी रेसिस्टेंस का, तो उसमें इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस g-x। ये हमें याद करना होगा, इस रूल को फॉलो करता है। जब कोई पार्टिकल अर्थ के अंदर घुसता है तब उसका एक्सेलरेशन इस फार्मूले से दिया जाता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, लेकिन यहाँ पर विद निगेटिव साइन के साथ में जो कांस्टेंट है उस वैल्यू को निकाल सकते हैं हम इन कुछ कंडीशन को देके। इसे इक्वेशन नंबर 5 डाल दें। हम लोग अर्थ के सरफेस पर पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है -g के बराबर है, तो एट, और ये जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट से लेके यानी अर्थ के सरफेस से लेके सेंटर के लिए वैलिड होता है। तो इसी फार्मूले को हम उनका यूज़ करते हुए हम यहाँ पर म्यू डैश की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अर्थ के सरफेस एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर हम लोग को मालूम है कि जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके उस सरफेस तक की दूरी a के बराबर है, और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है यानी d2x/dt², इसकी वैल्यू -g के बराबर है। इन दोनों वैल्यूज़ जो आ चुकी हैं इस इक्वेशन नंबर 5 में हम अगर पुट कर देंगे तो हमको जो म्यू डैश है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो -g, और राइट हैंड साइड में -μ' इंटू x की जगह पर a रख दिया। हमने इक्वेशन नंबर 5 में ये जो वैल्यू अभी बताई थी उन वैल्यू को पुट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर म्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो g/a के बराबर रह जाएगी। ये आ चुकी है। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 5 में दोबारा रख दें, म्यू डैश की वैल्यू को वहाँ रख देंगे, तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन d2x/dt² इज इक्वल टू आ जाएगा -g/a इंटू x। ये यहाँ पर आ चुका है। अब इस इक्वेशन को जिस तरीके से हम लोगों ने इससे पहले भी किया था उस तरीके से करने पर इसको लिखा जा सकता है d/dt और dx/dt, इस तरीके से लिखा जा सकता है -g/a। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि पहले हमने किया था वैसे भी करना होगा, मल्टीप्लाइंग बाई 2 dx/dt से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 टाइम्स dx/dt इंटू d/dt, और ये dx/dt इज इक्वल टू -g/a इंटू 2 जो मल्टीप्लाई किया था वो ये है, और ये पहले x लिख दें फिर बाद में ये लिख दें यहाँ पर dx/dt, ताकि हम इसको दिखा सकें कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे dx/dt के होल ऑफ स्क्वायर का तो इतनी आ जाए, क्योंकि इसको अगर t मान के करते हैं तो पावर आगे जितनी पावर इसकी है उससे एक कम यानी 1 पावर, और इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन वो ये है। और इसी जगह राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं, यानी हम ये पानी को लिख दें ऐसे, और इसको लिखा जा सकता है d/dt x² लिख सकते हैं, क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो 2x हो जाएगा, और चूँकि ये t नहीं है तो x का दोबारा करेंगे तो dx/dt, यानी इसको ऐसा करके लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे d/dt और ये dx/dt का होल ऑफ स्क्वायर dt इज इक्वल टू -g/a कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और ये d/dt x² इंटू dt, dt कट जाएगा और इंटीग्रेशन से dd हट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा, यानी dx/dt का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू -g/a इंटू x² प्लस यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक c1 जोड़ चुके थे, अब यहाँ कांस्टेंट c2 डाल देते हैं, जोड़ देते हैं, और इसे इक्वेशन नंबर 6 डाल देंगे, और c2 की वैल्यू हमें जो कंडीशन पता है वहाँ से यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। हमको मालूम है अर्थ के सरफेस पर वेलोसिटी जिसे हमने v1 माना था और उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास है, तो उसका हम यूज़ करेंगे और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एट अर्थ सरफेस एट द सरफेस ऑफ द
अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पर हमको पता है कि x की वैल्यू तो a के बराबर है और जो वेलोसिटी है dx/dt यानी वो उसे हमने कैपिटल V1 माना था। तो इक्वेशन नंबर 6 में इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 6 का फार्मूला हो जाएगी V1 स्क्वायर इज इक्वल टू -g/a और यहाँ पर x के यहाँ a रखना था हमें, a रख देंगे और प्लस का C2 की वैल्यू निकालना था। एक a की पावर कैंसिल हो जाएगी, एक a बचेगा यहाँ पर और B1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 से ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं 2a² ब्रैकेट में था 1/a माइनस 1/b और राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 4 से वहाँ से वैल्यू पुट कर दी है ये और ये वैल्यू इसमें रख रहे हैं। तो माइनस का GA बचा हुआ है, माइनस का GA प्लस का C2 और C2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको ट्रांसपोज कर देंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2a² में मल्टीप्लाई 1/a का हो जाएगा माइनस 2a² में मल्टीप्लाई 1/b का हो जाएगा और g को जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का g हो जाएगा और ये C2 की वैल्यू हमें इससे मिल जाएगी। एक a की पावर ये कैंसिल हो जाएगी, एक a की पावर बचेगी यानी 2ag बचेगा और माइनस का 2a² अपान यहाँ पर b बचेगा, प्लस का ag ये भी है और 2ag ये है। इस तरीके से 3 टाइम्स ag हो जाएंगे। इस तरीके से C2 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ag हो गया, 3 टाइम्स ag हो गया और माइनस का ये बचा हुआ है 2a²g/b। तो इस तरीके से C2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, फाइंड कर ली है, जिसको हम इक्वेशन नंबर अभी पीछे छोड़ के आए थे 6 में पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 6 में ये C2 की वैल्यू रख देंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा dx/dt का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू -g/a x² और प्लस C2 की वैल्यू रखेंगे 3 टाइम्स ag और माइनस का 2a²g/b। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर dx/dt की वैल्यू को फाइंड होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो इस में हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर x² कोफिशिएंट को 1 बना ले, आगे हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा तो यहाँ से हम इस टर्म को बाद में लिख देंगे, इसके कोफिशिएंट को यानी -1 ही रहने दें लेकिन 1 बना लें, इसको -1 बना लें तो g/a को बाहर ले देंगे तो g/a इसमें तो है तो बाहर आके -x² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए g तो था बाहर हो गया, a नहीं है तो a का जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a² हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर a² था g था बाहर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर a नहीं है तो ये अपान में बाहर ले रहे हैं तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से 2a³ b यहाँ पर बचेगा। अब जो प्लस वाले टर्म हैं उनको हम पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम जो वेलोसिटी है उसको हम उसका इक्वेशन हम लिख पाएंगे। ये किसी भी टाइम पर वेलोसिटी है जबकि ये सरफेस से लेकर सेंटर तक कहीं पर भी हम वेलोसिटी निकालना चाहें निकाल सकते हैं इसके थ्रू। बस हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगी x की वैल्यू, जिस प्लेस पर है पार्टिकल वहाँ पर x की वैल्यू क्या है ये पता हो जाए तो हम उस जगह पर उसकी वेलोसिटी को इस फार्मूले का यूज़ करते हुए, जैसे इक्वेशन नंबर हम 7 डाल देंगे, उसका यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें बताया गया है, पूछा गया था कि हमें वेलोसिटी जो फाइंड करना है वो अर्थ के सेंटर पर बताना और इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि सारी डिस्टेंस यहीं से नापी जा रही है, शुरुआत यहीं से हो रही है। तो सेंटर पर वेलोसिटी में निकालना था, उस वेलोसिटी को हम अगर किसी एक नोटेशन का यूज़ कर लें, उससे यूज़ करें तो एट सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पर हम मान लेते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है यानी dx/dt, जैसे हमने बोला नोटेशन यूज़ कर लेंगे तो v0 कह देते हैं उसको, कोई भी नाम देने, बस आंसर जो हमें प्रूव करना वो आना चाहिए। तो वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और ये वैल्यू जो अर्थ के सेंटर पर x = 0 है तो ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में हम पुट करेंगे, हमको v0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 7 में यहाँ पुट करेंगे तो v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू g/a और जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा x वहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो रख देंगे 2a³ और वैल्यू जो 0 है वो रख देंगे, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो स्क्वायर हटाएंगे और इसका अंडर लगेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी g/a
3a² माइनस 2a³ अपान v। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके जैसा कि प्रूव करना है उस फार्म में इसको हम अभी लेके आना पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं अपान बंद करते हुए g अपान a। जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर b एलसीएम हो जाएगा, तो b एलसीएम हो जाएगा तो आ जाएगा 3a² माइनस का और b का इधर मल्टीप्लाई हुआ सॉरी माइनस 2a³। अब इसमें से कुछ कॉमन भी नज़र आ रहा है, तो इसमें से हम a² को यहाँ पर बाहर ले लेंगे कॉमन। तो ये v0 की वैल्यू जो चल रही है उसको अगले पेज पर हम लिख रहे हैं। v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट था g अपान a था, कहा था हमने a² कॉमन लेंगे, ले लीजिए। तो बचेगा न्यूमरेटर में 3b माइनस का 2a बचेगा, अपान में b पहले से था, एक a की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो v0 जो प्रूव करना था वो हमारे पास आ चुका है, यानीag और ब्रैकेट में है ये 3b माइनस 2a अपान b। यानी जो फर्स्ट रिज़ल्ट हमसे पूछा गया था कि सेंटर पे वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वो हमारे पास ये आ चुकी है, ये वैल्यू निकालना थी वो आ चुकी है। बस यहाँ पर लिखा हुआ है v0 इज इक्वल टू यहाँ पर ga और 3b माइनस 2a अपान b। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट रिज़ल्ट आ चुका है। अब हमें सेकंड रिज़ल्ट की तरफ जाना है और सेकंड रिज़ल्ट में हमें निकालना है टाइम निकालना है जो सरफेस से पार्टिकल को अर्थ के सेंटर तक पहुंचने में लगा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 का यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं, क्योंकि यही टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। और ये इक्वेशन उसके लिए है जब पार्टिकल यहाँ पर अर्थ के अंदर इस यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट के लिए है। और चूँकि हमें इस पॉइंट से इस टाइम तक, इस पॉइंट से यानी सरफेस से लेके सेंटर तक की ही टाइम निकालना है, तो इसके लिए ये वाला इक्वेशन बेहतर रहेगा, इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 का जब हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, और हम लोग जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाएंगे राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। इक्वेशन नंबर हम 7 की बात कर रहे हैं, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड में तो dx अपॉन dt मिलेगा स्क्वायर हटाने, राइट हैंड साइड में जो स्क्वायर रूट लगेगा, तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट के दो साइन होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस दो साइन होते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि प्लस लेना है कि यहाँ पर माइनस लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि t की वैल्यू तो टाइम है बढ़ेगा वो हमेशा, लेकिन x की वैल्यू घटेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा ये फिगर है वो ओ यहाँ से रात हो रही है और डिस्टेंस x की वैल्यू तब बढ़ेगी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है, यानी x की वैल्यू घट रही है। तो x की वैल्यू घटने की वजह से यानी x घट रहा है और टाइम बढ़ रहा है। तो जब डिफ्रेंसिएशन में एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी घटे तो साइन जो होता है माइनस का आता है। इससे हमें माइनस का इसका साइन के बारे में पता चला। क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो इसलिए हम dt को उधर ले जाएँ और बाकी पूरे फैक्टर को इसके नीचे ले आएँ। तो इसको उधर ट्रांसपोज इसके नीचे लेंगे, हम इस dt को उधर ले जाएंगे, तो dt की जो उधर पहुँचा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं ताकि हमें इसी की वैल्यू निकालना है। ये माइनस भी इधर ट्रांसपोज हो गया और dx के नीचे आ जाएगी ये पूरी क्वांटिटी जो भी है स्क्वायर रूट g अपान a और 3a² माइनस का 2a³ अपान b माइनस x²। अब चूँकि हमें टाइम वो निकालना है जो पार्टिकल अर्थ के जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस से लेके अर्थ के सेंटर तक जाने का, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने का टाइम निकालना है। यानी इस पॉइंट को बी कहते हैं, बी से लेके ए तक का ओ तक का टाइम पता लगाना है कितना होगा। तो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू हमने मालूम है अर्थ के सरफेस पर x इक्वल टू a है और इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो रिलेशन बताया वो x और t में है, और राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन होगा तो वो t के रिस्पेक्ट में होगा। तो लिमिट पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक x की लिमिट क्या है, उससे यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता चल जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड टाइम है वो यहाँ से इंटीग्रेट करने से हमें मालूम हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे और x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू 0 तक, तो ये यानी सरफेस से लेके सेंटर तक पहुंचने का हमको टाइम मालूम हो जाएगा। तो अगर हम कहें इफ़ t इज़ द टाइम फ्रॉम surface to the center of the earth, देन हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो t बराबर हो जाएगा
माइनस और जो कांस्टेंट है उनको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख दे रहे हैं, क्योंकि जो डबल अपान में है तो ए ऊपर पहुँचेगा, ए अपान जी हो जाएगा और इस कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेट करना है। और शुरुआत जो हो रही है पार्टिकल की x इक्वल टू ए, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो x इक्वल टू ए से x बराबर 0 तक पहुँच रहा है, और इसको टाइम यहाँ से मिलेगा और ये वैल्यू है ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 का इंटू मान सकते हैं यहाँ पर। तो 1 अपान में जो कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ ये बचा हुआ है 3a स्क्वायर माइनस का 2a क्यूब अपान v माइनस का x स्क्वायर, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इस माइनस साइन से लिमिट जो है वो इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिमिट जो है वो अगर चेंज करते हैं माइनस साइन आता है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से बाहर हमें लिखना था वो हमने नहीं लिख पाया, तो अब लिख दे रहे हैं स्क्वायर रूट ए अपान जी और साइन प्लस कर लिया और लिमिट को इंटरचेंज कर लिया, यानी लोअर लिमिट का अपर बना दिया और अपर का लोअर। और साथ में एक काम ये करें कि कांस्टेंट को इकट्ठा हम कर लेंगे ताकि कोई फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला बन सके। तो कांस्टेंट यहाँ पर 3a स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 3a स्क्वायर और माइनस का 2a क्यूब जो भी है यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे 2a क्यूब अपान b, इतना कांस्टेंट एक ब्रैकेट में कर दिया, माइनस ये जो है वो x का स्क्वायर है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसे हम लोग एक स्टेप और बढ़ा के लिख दें और इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। ये ए अपान जी चल रहा है, टाइम के बराबर वैल्यू निकालना है, ये टाइम निकालना है 0 to a। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी हम इसका अनरूट भी कर दें और स्क्वायर रूट भी कर दें। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख रहे हैं इसको, तो साथ में इसमें फार्मूला बनाने के लिए इसका स्क्वायर भी कर दें ताकि हमें ये फार्मूला पता चल जाए कि ये किसका फार्मूला होता है, उसको हम यूज़ करें। फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं हमें, अब किसका फार्मूला बन रहा है 1 अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको मालूम है ये इसका किसका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए का फार्मूला होता है। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो टाइम t बराबर चल रहा है, लिमिट लग जाएगी बाद में, स्क्वायर रूट ए अपान जी इंटू में चल रहा था उसको हमने लिख दिया और यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, यानी ये आएगा साइन इनवर्स आएगा। x का मतलब तो यहाँ पर x ही है और जो a है a का मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इसकी जगह पर हमारे इस सवाल के अंदर जो है पूरी एक बड़ी सी वैल्यू है जो एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है, यानी 3ba स्क्वायर माइनस का स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब अपान b, ये वैल्यू थी और इसमें लिमिट भी लगी हुई है x इक्वल टू 0 से लेके a तक। तो अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, बाद में से सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं अपर लिमिट जहाँ पर भी x मिले वहाँ पर a रख दीजिए और 3a स्क्वायर माइनस 2a क्यूब अपान b और माइनस लोअर लिमिट यानी साइन इनवर्स जहाँ पर भी x मिले वहाँ पर 0 रख दें। तो अपान में ये 3a स्क्वायर माइनस का 2a क्यूब अपान b, और हम लोग जानते हैं अगर ये 0 है तो पूरी वैल्यू 0 होगी और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो टाइम बराबर स्क्वायर रूट a अपान जी साइन इनवर्स a अपान ये बचेगा, और इसको हम लोग सॉल्व ऐसे करें कि अपान बंद करते हुए एलसीएम लेने, क्योंकि हमें जैसा प्रूव करना है उस तरीके से लाने के लिए 3a स्क्वायर b माइनस का 2a क्यूब। अब यहाँ पर कुछ कॉमन भी मिल जाएगा हमको, तो स्क्वायर रूट a अपान जी साइन इनवर्स a अपान, देख रहे हैं कि कॉमन भी नज़र आ रहा है यहाँ पर a स्क्वायर यहाँ से कॉमन नज़र आ रहा है, a स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3b माइनस का 2a बचेगा, अपान में ये b है और स्क्वायर रूट से a बाहर आ जाएगा और ये b डबल अपान में तो उसको ऊपर पहुंचा देंगे। तो टाइम a बराबर a अपान जी साइन इनवर्स ये a स्क्वायर रूट से बाहर आया और a ये वाला a पहले से लिखा था वो है, ये स्क्वायर रूट से a बाहर आया और रूट भी जो होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, और ये यहाँ पर थे 3b माइनस 2 ऐसे ही रहेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से हमारा जो टाइम निकालना था वो आ चुका है। स्क्वायर रूट a अपान जी साइन इनवर्स स्क्वायर रूट b अपान 3b माइनस 2a, और हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।